नमस्कार। 9 दिसंबर को गुजरात में विधानसभा के पहले चरण का चुनाव है और उसे देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच गुजरात के सुरेंद्रनगर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मोदी ने कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला की बागी सुरों को हवा दे दी। पूनावाला ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उस पर मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कोई शहजाद नामनो जवानीओ छे, एणे शहजादाने પડકાર કર્યો છે। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के एक सिपह सालार के बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी की जबरदस्त खिंचाई की। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस सचिव शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जो इसमें वोट करने जा रहे हैं वे फिक्स किए जा चुके हैं। साथ ही पूनावाला ने कहा था कि राहुल गांधी को पहले अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। पीएम मोदी ने शहजाद की मुहिम को आवाज देते हुए कांग्रेस में लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। कोई शहजाद नामनो जवानीओ छे, एणे शहजादाने પડકાર કર્યો છે। एणे कांग्रेसની ચૂંટણીમાં રિગિંગ થઈ રહ્યું છે। कांग्रेसની ચૂંટણીમાં લોકશાહી મૂલ્યોનો સરેઆમ ધજ્જિયા ઉડી રહી છે એવા અને પોતે કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા છે। પાછો महाराष्ट्र कांग्रेसનો જવાબદાર કાર્યકર્તા છે અને ટોલરન્સ 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 એટલું બધું વકર્યું છે કે कांग्रेस पार्टीએ ફતવો બહાર પાડ્યો કે જેના જેના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં આ ભાઈ શહેજાદ પૂનાવાલા હોય એ બધાએ એને વોટ્સએપ ગ્રુપમાંથી બહિષ્કાર કરો। શું અવાજ એક એવી પાર્ટી લોકશાહીની વાતો કરતી હોય, ટોલરન્સના ગીત ગાતી હોય અને એમની જ પાર્ટીનો એક જવાબદાર કાર્યકર્તા આંતરિક લોકશાહી માટે અવાજ ઉઠાવે તો ટોલરન્સના ગીત ગાવા વાળાઓ પાર્ટીમાં ફતવો બહાર પાડીને એનો સામૂહિક બહિષ્કાર કરવાની ઘોષણા કરે। शहजाद पूनावाला अपने बयान पर अडिग दिखे। पीएम मोदी के बयान को उन्होंने सही ठहराते हुए एक बार फिर कांग्रेस के आला नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। और तो और पूनावाला के मुताबिक कांग्रेस ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश करते हुए उन्हें सोशल मीडिया ग्रुप से निकालने की कोशिश की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, जो ये चुनाव है ये चुनाव नहीं है, ये रिग्ड इलेक्शन है। ये डेलीगेट्स जो है अजय माकन ने फिक्स किए हुए हैं। ये देखिए मनीष तिवारी भी कह रहे हैं कि प्रोप्राइटरशिप है, स्वामित्व है। ये देखिए सबूत है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ डायनेस्टी की चलती है। तो मुझे कहा कि आप कांग्रेस के सदस्य ही नहीं हो। मुझे कहा आपकी हैसियत क्या है। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। आज भी मैंने बात रखने की कोशिश की राहुल जी के दफ्तर में। आज भी मैंने कहा कि आदरणीय राहुल जी कल अपना नामांकन भरने जाएंगे। ये स्थिति बहुत गंभीर है, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश करें, पार्टी को सुधारने की कोशिश करें। तो मेरे मुंह पर फोन पटक के बंद कर दिया गया और मुझे बेइज्जत किया गया। आज मुझे सरदार पटेल की तरह लग रहा है। बताया जाता है कि शहजाद पूनावाला के इस बयान के बाद उनके बड़े भाई और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने उनसे सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन इसके बावजूद शहजाद अपने बयान पर कायम हैं। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर परिवारवाद का इल्जाम लगाती रही है और शहजाद के तेवरों से उसे एक और सबूत मिल गया है। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। शहजाद पूनावाला के रुख को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं कि पूनावाला ने आखिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया को लेकर किस तरह के सवाल उठाए। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनावी समर में गुजरात के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन आपने जिस तरह से नॉमिनेशन को लेकर अध्यक्ष पद के एक चीज नई छेड़ी है, उसमें आज तो विरोधियों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ कर दी आपकी। ये चल क्या रहा है सब कुछ? ऐसा है कि मैं लगभग 6 साल से राहुल जी से समय मांग रहा हूं कि मुझे आपको परिवारवाद
ने जिस तरीके से हमारी पार्टी को बर्बाद किया है उसके ऊपर बात करनी है। उन्होंने कभी वक्त नहीं दिया, शायद उनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं था वो। तो मैंने उनको 2 लेटर भी लिखे कि देखिए आपके आने वाले चुनाव के उसमें भी मेरे पास अब सबूत आ चुके हैं। 28 नवंबर का लेटर है कि मेरे पास सबूत है कि आपके चुनाव में धांधली का मेरे पास सबूत है, वो फर्जी चुनाव है, चुनाव नहीं है, चयन हो रहा है आपका अध्यक्ष पद पे। तो या तो आप इसको ताजपोशी कहें या आप फिर इसको अध्यक्ष चुनाव से बनना चाहते तो इन चीज़ों को सुधारें। तो इसको मानने के बदले, इसको समझने के बदले, इस पर जवाब देने के बदले जो लोग यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की तारीफ करते हैं भाजपा की कमियां बताने के लिए, उन्होंने कहा कि आप मेंबर ही नहीं हो, 2.5 साल से मेंबर नहीं हो। तो मैंने सबूत दिए कि देखो ये मेरे ईमेल में लेटर भेजा आपने, महाराष्ट्र कमेटी का ये ईमेल है, ये ईमेल कल 3 दिन पहले तक आ रहे थे, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की वेबसाइट पे मेरा नाम था। इसके अलावा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था पिछले साल का। ये शशि थरूर जी ट्वीट करके कह रहे कि तुम पार्टी के लिए कितना काम करते हो, ये तमाम पार्टी कंट्रीब्यूशन का लेटर मेरे पास है ऑफिस बेरर को। तो झूठ का सहारा लिया इन डायनेस्टी के बचाव करने वाले चाटुकारों ने और मेरे जवाब का सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन विसल ब्लोअर बन के मनीष तिवारी, आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो संदीप दीक्षित जैसे जो कांग्रेस के नेता है जिन्होंने चुनाव लड़े, एमपी रहे हैं, उनके बयानों को बाहर करना पड़ा। गुजरात में 150 सीट जीत जाए, राहुल जी ये हिम्मत करे और बोले कि नहीं मैं चुनाव कराऊंगा अपने पद का, मैं ताजपोशी नहीं कराऊंगा और मैं डायनेस्टी को खत्म कर दूंगा, 150 सीट आएंगी। राहुल जी क्यों नहीं इसको बोलते? 150 सीट आ सकती है कांग्रेस की, पर ये डायनेस्टी का बोझा जो हम लोग ढो रहे हैं ना, इसकी वजह से 30 से 40% हमारी सीट कम हो जाती है। ये डायनेस्टी का बोझा है, डायनेस्टी का फायदा कुछ नहीं होता। परिवारवाद के खिलाफ जो है अपनी पार्टी का एक युवा लीडर जो है वो खड़ा हो चुका है, इसे मान ले आगे लंबी लड़ाई के लिए। तो कौरवों के खिलाफ भी तो अर्जुन ही खड़े हुए थे, पांडव ही खड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने शहजाद पूनावाला के बयान को बेबुनियाद बताया है और पीएम मोदी पर कैसे पलटवार किया, ये भी सुनिए। उसको फिर बार बार याद आती है मनमोहन सिंह जैसे सभ्य और शरीफ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बात, जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के बहुत वोट मांगने का बहुत तरीका दूसरा है। मर्यादित बातें करके आप वोट मांगिए जनता से, ये अमर्यादित बातें करके आप जनता से वोट मांगते हैं। इससे ज्यादा देश के लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा एक गलत संकेत नहीं होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का हमला जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर अब 5वां सवाल दागा है। ट्वीट में राहुल ने गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला उठाया। गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी रोज पीएम मोदी से एक सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने ट्विटर पर 5वां सवाल किया है। राहुल ने गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला उठाया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, न सुरक्षा, न शिक्षा, न पोषण, महिलाओं को मिला तो सिर्फ शोषण। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा, सबको दी बस निराशा। गुजरात की बहनों से किया सिर्फ वादा, पूरा करने का कभी नहीं था इरादा। इस सवाल के साथ राहुल ने #गुजरात मांगे जवाब भी लिखा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुटकी ली है। ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિકાસનો હિસાબ માંગે છે। 3.5 વર્ષ સુધી નરેન્દ્ર મોદી સરકારે યુવાનો માટે, કિસાનો માટે, ખેડૂતો માટે, ગામ માટે, દલિત માટે, ઓબીસી સમાજ માટે, આ રણ માટે અનેક પ્રકારની યોજનાઓ લઈને આવ્યા છે। મિત્રો 106 યોજનાઓ મારી જોડે આખી લાઈન છે, આખી લિસ્ટ છે, પણ વાંચવા જવું તો બહુ વાર થાય કે એમને હિસાબ માંગે છે, મારે વાંચવી તો પડશે જ। હું મોટા અવાજે વાંચું છું, તમને એમ થાય બહુ થઈ ગયું તો તાલીઓ આગળ રોકી લેજો, બરોબર છે? વાંચું જોરથી, તો જોરથી વાંચું, ધ્યાનથી સાંભળજો। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ का डिजिटल इंडिया। भाई अजी तो 14 थी छे। राहुल गांधी ने पिछले 5 दिनों में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए हैं। 2012 में वादा किया कि 50 लाख नए घर देंगे, 5 साल में बनाए सिर्फ 4,72,000 घर। प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या ये वादा पूरा होने में 45 साल और लगेंगे?
1995 में गुजरात पर कर्ज 9,183 करोड़, 2017 में गुजरात पर कर्ज 2,41,000 करोड़, यानी हर गुजराती पर 37,000 रुपए का कर्ज। आपके वित्तीय कुप्रबंधन और पब्लिसिटी की सजा गुजरात की जनता क्यों चुकाए? 2002 से 2016 के बीच 62,549 करोड़ की बिजली खरीदकर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी? सरकारी स्कूल कॉलेज की कीमत पर किया शिक्षा का व्यापार, महंगी फीस से पड़ी हर छात्र पर मार। न्यू इंडिया का सपना कैसे होगा साकार? गुजरात चुनाव सिर पर है, जाहिर है सवालों की फहरिस्त और भी लंबी होगी। टीम न्यूज नेशन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी सिलसिले में राहुल सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और इसके बाद फिर जुट जाएंगे गुजरात के इलेक्शन कैंपेन में। कांग्रेस दफ्तर में राहुल की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। रंग रोगन से लेकर कमरों को चमकाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 19 साल बाद कांग्रेस में नए अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ताजपोशी की तैयारियों की शुरुआत के साथ साथ यहाँ पर कामकाज भी हो रहा है, रंग रोगन हो रहा है, साफ सफाई हो रही है और जो प्लास्टर टूटा हुआ था उसका भी मरम्मत हो रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस हेडक्वार्टर को किस ढंग से सजाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी जब कांग्रेस हेडक्वार्टर में अध्यक्ष पद लेने के बाद बैठें तो सजा हुआ ऑफिस हो, चमकता हुआ ऑफिस हो। बताया जा रहा है कि राहुल की उम्मीदवारी के समर्थन में नामांकन पत्रों के 70 से ज्यादा सेट दाखिल किए जाएंगे। जाहिर है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो 11 तारीख को ही अपन लोग इसकी घोषणा करेंगे। कल तो खाली नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। दावा है कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के अलावा और कोई उम्मीदवारी का दावा नहीं करेगा। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की तैयारियों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल भले ही पार्टी में अध्यक्ष बन जाएं, पर गुजरात का चुनाव जीतने वाले नहीं। लोकसभा का चुनाव का परिणाम, फिर विधानसभा के चुनाव का परिणाम, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम, तो जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिणाम आए हैं तो इससे साफ है कि पार्टी के अंदर ताजपोशी हो सकती है, लेकिन जनादेश खो चुके हैं और जनता उन्हें नकार चुकी है। राहुल ने 2004 में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और अमेठी से सांसद बने थे। 2007 में वो पार्टी के महासचिव बने और 2013 में उन्हें जयपुर में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सोनिया गांधी 19 सालों से पार्टी की मुखिया हैं। उनके बाद अब राहुल गांधी इस पद को संभालने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी राहुल गांधी के सामने कि वो पुराने और नए नेताओं को एक साथ लेकर पार्टी की जमीन को मजबूत करें। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। वैसे तो बीजेपी और लालू यादव के बीच सियासी आंकड़ा 36 का है, लेकिन अब हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें राजनीति का एक नया आयाम दिखने वाला है। जब लालू यादव और गिरिराज सिंह ने की गलबहियां और साथ लगाए ठहाके, अपने बेटे की शादी में सुशील मोदी ने लालू यादव को मंच पर आमंत्रित किया, तब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन लालू के साथ पुराने दिनों को ताजा करने लगे। ये तस्वीरें अरसे बाद दिखी हैं, जहां राजनीतिक कड़वाहट दूर दूर तक नहीं। मौका है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बेटे की शादी का, जहां सारी राजनीति गौन हो गई। इतना ही नहीं, गठबंधन टूटने के बाद नीतीश और लालू एक साथ दिखे। ये शादी कुछ दिनों पहले भी चर्चा में थी, जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने दी थी शादी में हंगामा और तोड़फोड़ की धमकी। लेकिन इस शादी में सबसे खास चेहरा बने लालू यादव। यूँ तो ये वक्त शादी समारोह का है और हम जिस शादी समारोह में मौजूद हैं ये बहुत खास है, क्योंकि एक राजनेता के घर हम मौजूद हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बेटे की शादी है। शादी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऐसे तो मोदी जी ने कहा कि हम शादी में दहेज ले नहीं रहे हैं, ये दिन की शादी होगी जिसमें कोई खर्च नहीं होगा, मगर ये समारोह खूब बड़ा बनाया गया। इसे एक बिग इवेंट बनाने की कोशिश सुशील मोदी ने की है। मंच फूलों से सजावट के साथ ये मंच जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए और पूरे कैंपस को विशेष तरीके से तैयार किया गया है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लालू यादव के पास पहुंचे तो गिरिराज सिंह शादी समारोह के दौरान लालू यादव के साथ जमे रहे। देखिए, स्वाभाविक है, सामाजिक जीवन में, सामाजिकता में हम राजनीति को बाहर रखते हैं। लालू जी की बेटी की शादी में भी हम, सुशील जी, सब लोग गए थे। लेकिन इन सब के बीच रामविलास पासवान ने भी लालू यादव की चुटकी ली और तेज प्रताप के बहाने उन्हें इशारे ही इशारे में नसीहत दे डाली। दिल जब तक नेता का दिल नहीं बड़ा होता है तब तक दल बड़ा होता है। छोटा दिल ला करके आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए लालू जी, अब आप लोग, हम लोग जिस एज में पहुंचे हैं, दिल को बड़ा रखिए और जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, कंट्रोल में रखिए। लालू ने पूरी शादी देखी, 2 घंटे तक जमे रहे और आखिर में जब सुशील मोदी ने शादी के मंच से उनका नाम पुकारा तो वो वर वधू को आशीर्वाद देने भी पहुंचे और आखिर में वो मंत्र दे गए जो नहले पे दहला रहा। जो करता रखता है वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो बीच में उठ कर कैसे चले जाते, तुम लोग चला देता कि बाइकाट करके चले गए। लालू यादव हमेशा से राजनीति में बड़े दिल के लिए जाने जाते हैं, चाहे कितनी भी बातें बनी हो। इस शादी को लेकर बहुत सारी बातें बनाई जा रही है। देखो ना, सब आरएसएस बीजेपी मेरे साथ है, दिल से मेरे पास है, दिल से मेरे पास है। तो ये लालू यादव का अपना अंदाज है। भले ही कोई कुछ भी कह ले, लालू जी कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी भी इनके साथ हो लेती है। जब इस तरीके के माहौल में पहुंचते हैं, लालू यादव का अपना अंदाज होता है। भले ही ये शादी ब्याह का ही माहौल क्यों ना हो, मगर लालू यादव ने यहाँ पहुँच के दिखा दी कि राजनीति के कई चेहरे होते हैं और उन चेहरों में लालू का चेहरा थोड़ा अलग है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। 2 दिन बाद अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट का फैसला कब तक आएगा ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन बीजेपी नेता और याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी से अगले साल राम मंदिर में दिवाली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इस साल जब अयोध्या में दीपावली मनी तो पूरा हिंदुस्तान देखता रह गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये दीपावली बेहद खास रही। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अगली बार अयोध्या ही नहीं बल्कि राम मंदिर में दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहस मार्च एंड तक ज़्यादा होगा। उसके बाद जजमेंट लिखने की बात होगी, उसमें जुलाई अगस्त तक आ जाना चाहिए और अक्टूबर में लगभग तैयार हो जाना, क्योंकि सारे मटेरियल प्री फैब्रिकेटेड है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते और वो स्वामी के बयान को हिंदू और मुसलमानों के बीच कम हो रही खाई को बढ़ाने वाला करार दे रहे हैं। तो बयानबाजी से कुछ होता नहीं है, दिलों में दरार पड़ती है, एक भाई दूसरे भाई के दूर जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी अच्छे इंसान हैं, मगर इस तरीके के बयान से उनकी शख्सियत डैमेज होती है। हालांकि वीएचपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर मनाई जाने वाली दिवाली हम अयोध्या में नहीं मना पा रहे हैं, ये हिंदुओं की वेदना है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अगली दिवाली हम राम मंदिर में ही मनाएंगे। 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले की दोबारा सुनवाई शुरू होने जा रही, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों में आपसी सहमति नहीं बनती दिख रही। टीम न्यूज़ नेशन। उधर आम आदमी पार्टी पे घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों से कुमार विश्वास की नाराजगी हर कोई देख चुका है, लेकिन अब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी पार्ट 2 लाने की तैयारी में जुट गए। क्या है आम आदमी पार्टी पार्ट 2? देखिए इस रिपोर्ट। दिसंबर की गुलाबी ठंड के बीच अचानक आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पारा चढ़ा हुआ है। मौका है आम आदमी पार्टी पार्ट 2 की तैयारी की। आप सोच रहे होंगे कि क्या आम आदमी पार्टी टूटने वाली है? तो ये सरगर्मी पार्टी को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। ये दावा है आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास का, जो आम आदमी पार्टी में एंटी वायरस लाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के आम आदमी पार्टी वर्जन 2 का जो हमारा सोच है बैक टू बेसिक का, जहां से हम चले थे वहां हम पहुंचने में कामयाब होंगे। तो इस पार्टी के वर्जन 2 का मतलब है इसमें कुछ एंटी वायरस लगाए जा रहे हैं। वो एंटी वायरस है कार्यकर्ताओं के। कार्यकर्ता सच बताएंगे, कार्यकर्ता बताएंगे कि विधायक कहाँ समस्या कर रहा है, कार्यकर्ता बताएंगे कि संगठन में कहाँ समस्या हो रही है। दरअसल कुमार विश्वास इन दिनों देश भर से आए नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब तक वो करीब 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं।
कुमार विश्वास के मुताबिक वो आम आदमी पार्टी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। यही नहीं, कुमार विश्वास पार्टी छोड़कर जा चुके पुराने साथियों को भी साथ लाने की मुहिम में जुटे हैं। प्रशांत जी तक लेके योगेंद्र जी से लेके एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। इस पूरी फहरिस्त का हम एक सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, उनसे संवाद अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमसे जो गलती होंगी, जो हुई होंगी, उनके लिए हम भरे मन से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। पिछले दिनों पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह कुमार विश्वास को मौन रहने की नसीहत दी गई थी, उसका साइड इफेक्ट अब नजर आने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान और दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। आज सुबह पुंछ के करमरहा सेक्टर में सीमा पार से भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी के बाद एलओसी के पास गांव में रहने वाले भारतीय नागरिक सहमे हुए हैं। हालांकि इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। वैसे भी बढ़ती हैं, जब सर्दी आती हैं, बर्फ पड़ने लग जाती है तो जो दर्रे हैं वो भर जाते हैं, तो और फिर हो नहीं सकती। तो जल्दी से जल्दी इन दिनों में वो इतना सीज फायर वायलेशन करते हैं ताकि फोर्सेस का ध्यान जो है वो अलग हो जाए, ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाए और वो जल्दी से जल्दी इन्फिल्ट्रेट कर सके टेररिस्ट को। दिल्ली में जिंदा बच्चे को मृत बताने वाले मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ जांच तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में मैक्स हॉस्पिटल को नोटिस भेजकर इस पूरे मामले की जानकारी मांगी। पूछताछ में शामिल होने के लिए भी बुलाया गया है। दिल्ली सरकार ने दोषी पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली पुलिस ने मैक्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। मैक्स हॉस्पिटल ने भी जांच कमेटी बनाने की बात कही है अपनी तरफ से। पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। तो दिल्ली सरकार ने दोषी पाए जाने पर अस्पताल का जो लाइसेंस है उसे रद्द करने की बात कही है। इसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। मैक्स हॉस्पिटल ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश की है और एक जांच कमेटी बनाने की भी बात कही है। ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह आज से खुल गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इसके पहले फेज का उद्घाटन किया है। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत की ओर से कैबिनेट मंत्री पी राधाकृष्णन मौजूद रहे। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को देखते हुए चाबहार पोर्ट भारत के लिए खासी अहमियत रखता है। इस पोर्ट को सामरिक नजरिए से पाकिस्तान और चीन के लिए भारत का एक करारा जवाब माना जा रहा है। चाबहार पोर्ट बनने के बाद समंदर के रास्ते भारत के जो जहाज हैं वो ईरान में दाखिल हो पाएंगे और इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों के लिए, भारतीय कारोबारियों के लिए खुल जाएंगे। इसीलिए चाबहार पोर्ट व्यापार और सामरिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। इस बंदरगाह के विकास के लिए 2003 में ही भारत और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था। मोदी सरकार ने फरवरी 2016 में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए $150 मिलियन के क्रेडिट लाइन को हरी झंडी भी दी थी। सरकार बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। अब जनता को मोबाइल सर्विस की तरह ही बिजली कंपनी बदलने का भी अधिकार मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के मुताबिक अब पसंद की कंपनी से आप बिजली खरीद पाएंगे। सरकार शीतकालीन सत्र में उससे जुड़ा हुआ एक बिल भी पेश करने की तैयारी कर रही है। बिजली कानून में होने वाले संशोधन के जरिए वितरण और नेटवर्क और बिजली आपूर्ति के कारोबार को अलग करने की तैयारी की जा रही है। इस बिल के पास होने के बाद किसी इलाके में एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सप्लायर होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। नई टैरिफ पॉलिसी और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के जरिए जनता को कम दाम पर बिजली उपयोग करने की सुविधा इसके जरिए मिल पाएगी।